नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ रहित राकेश टंडन। 5 राज्यों में चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनावी फीवर शुरू हो गया है। 62 दिन के चुनावी दंगल का आखिरी पड़ाव 2 मई को होगा, जब वोटों की गिनती शुरू होगी। लेकिन उससे पहले ही बंगाल में दीदी के तेवर तीखे हैं। आपको 4 तस्वीरों से बंगाल का दंगल समझाते हैं। 62 दिन का चुनावी दंगल, दीदी के तेवर तीखे हो गए हैं। बीजेपी दफ्तर में हंगामा है, कांग्रेस लेफ्ट में मंथन चल रहा है बंगाल में। जी हां, 4 तस्वीरें बयान करती हैं कि बंगाल का सियासी पारा पहले से गर्म था, लेकिन कल जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया डेट्स का, 27 तारीख से ये चुनाव शुरू होगा, यानी 27 से वोटिंग शुरू होगी। बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होगा। 2 मई को पता चलेगा बंगाल युद्ध का विजेता कौन है। इलेक्शन कमीशन ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। सभी 5 राज्यों की मतगणना की तारीख 2 मई तय की गई है। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान होगा। बंगाल में 27 मार्च को पहले चरण की वोटिंग होनी है। दूसरे चरण में 1 अप्रैल को मतदान होगा। तीसरे चरण में 6 अप्रैल को वोटिंग होनी है। चौथे चरण में 10 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। 5वें चरण में 17 अप्रैल को मतदान होगा। छठे चरण में 22 अप्रैल को वोटिंग होगी। 7वें चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है और 8वें चरण में 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। वेस्ट बंगाल फर्स्ट फेज 30 ACs issue notification 2nd March, date of poll 27, issue of notification 5th March, date of poll 1st April. Third phase 31 assembly constituencies, issue of notification 12th March, date of poll 6th April. केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 1 चरण में मतदान होना है। चुनाव की अधिसूचना 12 मार्च को जारी होगी। नामांकन की आखिरी तारीख 19 मार्च तय की गई है। नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च को की जाएगी। नाम वापसी की आखिरी तारीख 22 मार्च होगी। 6 अप्रैल को वोटिंग होगी। तमिलनाडु और केरल में महज 1 चरण में मतदान होना है। मतदान 6 अप्रैल को होगा। मतगणना 2 मई को कराई जाएगी। इसी तरह केरल में भी 6 अप्रैल को ही मतदान होना है। असम में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में होंगे। मतगणना 2 मई को होगी। चुनाव की अधिसूचना 2 मार्च को जारी होगी। नामांकन की आखिरी तिथि 9 मार्च है। नामांकन पत्रों की जांच 10 मार्च को की जाएगी। नाम वापसी की तारीख 12 मार्च होगी। मतदान की तिथि 27 मार्च तय की गई है। First phase issue of notification 2nd March, date of poll 27th March. Assam second phase 39 constituencies, issue of notification 5th March, date of poll 1st April. Assam third phase, date of poll 6th April, date of counting 2nd May. मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि सभी चुनाव अधिकारी कोरोना वॉरियर्स हैं। कोरोना को देखते हुए सभी चुनाव अधिकारियों का टीकाकरण किया जाएगा। साथ ही मतदान का समय 1 घंटा ज्यादा होगा। चुनाव आयोग ने कहा कि चुनाव के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 भी जारी किए जाएंगे। टोल फ्री हेल्पलाइन में मतदाता अपना नाम सूची में तलाश सकते हैं। मतदाता ऑनलाइन अपना वोटर कार्ड भी निकाल सकते हैं। सभी पोलिंग बूथ पर पानी, शौचालय और वेटिंग रूम होगा। आयोग के ऐलान के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई है। अमित सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है, उसी पर एक अपडेट आपको बता दें। ममता बनर्जी नाराज है। बंगाल में 8 चरणों में चुनाव कराने पर उन्होंने ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा है बीजेपी के इशारे पर आयोग का यह फैसला है। ममता असम में 3 तो बंगाल में 8 चरण में क्यों हो रहे हैं चुनाव, यह कहना है ममता बनर्जी का। केंद्र अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने पहले ये कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं है, वहां ज्यादा चरण में चुनाव कराया जाए जिसमें फेयर और पीसफुल इलेक्शन हो। लेकिन ममता बनर्जी ने कहा है कि केंद्र के इशारे पर 8 चरणों में चुनाव कराया जा रहा है। ইলেকশনটা করতে যাতে কোন কোন কনস্টিটিউয়েন্সিতে যাবে, আসামের ইলেকশনটা একবারে করে নিয়ে 27 মার্চের মধ্যে, এপ্রিলে 6 এর মধ্যে তামিলনাড়ু ইলেকশন করে নিয়ে একদিনে, কেরালার ইলেকশন একদিনে করে নিয়ে, এখানে 23 দিনের ফুটবল গ্রাউন্ড, 23
28 দিনের খেলা খেলবেন? আমাদের যে আস না, এই খেলাতেও আমরা বলছি আপনাদের হেরে ভূত করে দেব। খেলা হবে 8টা ফেজে, হারিয়ে ভূত করে দেবো। তার কারণ আমরা গ্রাসরুটের লোক। ममता बनर्जी ने ऐतराज जताया, कहा कि अगर असम में 3 चरण में चुनाव हो सकता है तो बंगाल में 8 चरणों की जरूरत क्यों है। 8 चरण में चुनाव के समर्थन में कांग्रेस पार्टी आई है। कांग्रेस ने आयोग से हिंसा की शिकायत की थी। यह कहना है अधीर रंजन का। हमारी शिकायत के बाद ही 8 चरण में चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन का यह कहना है, कहा है कि इंतजाम के बीच हो चुनाव, यानी वो कह रहे हैं कि सुरक्षा के सख्त इंतजाम हो, उसी के बीच में हो। कांग्रेस पार्टी बाकायदा चुनाव आयोग भी गई थी और कहा था कि वहां पर हिंसा हो सकती है, इसलिए ज्यादा चरणों में फोर्सेस के साथ इलेक्शंस कराए जाए। ये आशंका जताई गई थी कि इस बंगाल के चुनाव में हिंसा, दहशतगर्द हो सकता है। हम लोग की ये गुहार लगाई कि इसी हालत में ये चुनाव में इस तरीके की इंतजाम किया जाए, सुरक्षा की इस तरीके की इंतजाम किया जाए जैसे आम लोग बिना दिक्कत शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव में शिरकत कर सके, भाग ले सके। इलेक्शन कमीशन ने तय किए हैं, फैसला किए हैं कि बंगाल के चुनाव हिंसा और भयभीत के माहौल के मद्देनजर 8 चरणों में ये चुनाव कार्य निर्वाह करेंगे। अधीर रंजन कांग्रेस के नेता हैं लोकसभा में और पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष भी हैं, सांसद हैं पश्चिम बंगाल से ही। साफ कह रहे हैं कि उन्होंने रिक्वेस्ट की थी इलेक्शन कमीशन से कि वहां पर इस समय हिंसा हो रही है, राजनीतिक हिंसा हो रही है, इसलिए ज्यादा चरणों में सुरक्षा के साथ ये चुनाव कराए जाए। पश्चिम बंगाल में चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। कांग्रेस के प्रभारी जितिन प्रसाद ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। आप देख सकते हैं कितना महत्व इलेक्शन कमीशन ने बंगाल को दिया है। स्वागत करते हैं, पूरी तैयारी है कांग्रेस पार्टी की और जल्द से जल्द आप देखिएगा हमारे प्रत्याशी भी मैदान में उतर जाएंगे और जो हमारा वाम दलों से गठबंधन पे चर्चा है वो भी फाइनल होने वाली है और 28 तारीख को एक जॉइंट रैली कलकत्ता में हम लोगों की हो रही है। कांग्रेस के साथ समस्या यही है, बंगाल में वो लेफ्ट के साथ अलायंस में है और केरल में आमने सामने चुनाव लड़ रही है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है पश्चिम बंगाल से लेकर सब जगह। क्या कुछ होगा, कितने फेजेस में चुनाव होगा, कब कहां होगा, ये आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। पहला चरण जो है उसमें 30 आप कह सकते हैं सीटें आएंगी। सीटें जो होंगी, सीट होगी 27 मार्च को इसकी वोटिंग होगी। दूसरा चरण जो है वो उसमें 30 सीटें आएंगी, 1 अप्रैल को इसकी वोटिंग होगी। तीसरे चरण में 31 सीटें आएंगी, 6 अप्रैल को इसकी वोटिंग होगी। चौथा चरण जो होगा उसमें 44 सीटें होंगी बंगाल की, 10 अप्रैल को इसका वोट होगा। पांचवें चरण में 45 सीटें होंगी, 17 अप्रैल को बंगाल वोट करेगा। छठे में 43 सीटें, 22 अप्रैल को वोटिंग। सातवें चरण में 36 सीटें होंगी, 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। आठवां यानी आखिरी चरण में 35 सीटें होंगी, 29 अप्रैल को वोटिंग होगी और वोटों की गिनती यानी इस युद्ध में कौन जीता ये होगा 2 तारीख यानी 2 मई। वो गोल्डन डे होगा जब पता चलेगा कि 5 राज्यों में कौन चुनाव जीता है। बंगाल में कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये भी हम आपको बताएंगे और सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे कि 2016 से 2019 लोकसभा में कौन कितनी सीटें किस पार्टी को आई थी। विधानसभा लोकसभा सीटों पर आगे कौन था, आधार किस आधार पर नफा नुकसान हुआ था। बीजेपी को मिली थी मात्र 3 सीटें विधानसभा में, यानी 118 आप कह सकते हैं। अगर आप देखिए तो 18 लोकसभा सीटें मिली थी, यानी अगर उसको प्लस करिए तो 121 हो जाती है। टीएमसी 211 सीटों पर है विधानसभा में, 22 सीटें उसको लोकसभा में मिली थी, यानी अगर उस हिसाब से जोड़िए तो 164 सीटें ही आती हैं। बंगाल का धर्मयुद्ध, बंगाल में धर्मयुद्ध चल रहा है। कितने कौन से वोटर्स ये आपको बताएंगे। हिंदू जो है वो लगभग 70% है, मुस्लिम जो है वो लगभग 27% है, ईसाई जो है 0.72% है, 6.07%, जैन 0.0 और बौद्ध 0.31% है। यानी ये एक आप कह सकते हैं ब्रेकअप है वहां की कास्ट इक्वेशन का। बंगाल में बीजेपी का पेच क्या है, 5 पेच क्या है बीजेपी का, ये आपको समझाते हैं। बीजेपी में 294 में से 200 प्लस सीटों जीतने का लक्ष्य रखा है। पहली लक्ष्य है 200 प्लस। बीजेपी ने मिशन बंगाल को 5 जोनों में बांटा है। उत्तरी बंगला, राड़बंग, नवदीप,
मोदनीपुर और कोलकाता, यानी 5 जोन में बांटकर तब बीजेपी काम कर रही है। 5 जो जोन्स हैं वहां पर संगठन मंत्री लगाए गए हैं। गुजरात में बीजेपी के संगठन महामंत्री हैं भीखूभाई दलसानिया। भीखूभाई दलसानिया को नवदीप जोन के संगठन की कमान दी गई है। यूपी संगठन महामंत्री सुनील बंसल कोलकाता में प्लेस रहेंगे, कोलकाता संभालेंगे। हरियाणा संगठन महामंत्री रविंद्र राजू राजगढ़ जोन को देखेंगे। हिमाचल संगठन महामंत्री पवन राणा हावड़ा हुगली और मोदनापुर देखेंगे। यानी ये 5 जोन में रहकर लोग अपना काम करेंगे। जी हां, अब आप एक लंबा चौड़ा पैनल हमारे साथ होगा डिस्कस करने के लिए कि अब तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब क्या तारीखों का ऐलान के बाद अब पार्टीज की तैयारी कैसे है। हमारे साथ वीरेंद्र बब्बर जी होंगे जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, सुमन अर्पण होंगे जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, अजय अरोड़ा नेता कांग्रेस के होंगे और संजय सरकार होंगे टीएमसी समर्थक। सीधे चलते हैं सबसे पहले वीरेंद्र बब्बर जी के पास। वीरेंद्र जी, तारीखों का ऐलान हो चुका है। बीजेपी, अगर ये कहा जाए अर्ली स्टार्ट बीजेपी ने ली है कैंपेन करने की, खासतौर से इन राज्यों में, और बंगाल पर बीजेपी का मेन फोकस है। इस वक्त जो विपक्ष कह रहा है, और इसी बात से शुरुआत करते हैं कि ममता बनर्जी ने कहा है कि 8 चरणों में चुनाव की जरूरत नहीं थी। जब आप आसाम में 3 चरण हो रहे थे तो बंगाल में 8 चरणों की जरूरत नहीं थी और केंद्र के इशारे पर 8 चरणों में चुनाव कराया गया है। वीरेंद्र बब्बर जी, देखिए, अगर आप इसे आसान शब्दों में देखें तो जिस प्रकार से जो ममता दीदी का जो अभी सबसे पहला विरोध सामने आया है कि 8 चरण में चुनाव क्यों करवाए जा रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आती कि इसका विरोध करने की आवश्यकता क्या है। अगर आप सिंपल से भी लें तो जिनके साथ वो कंपैरिजन कर रहे हैं वहां 134 सीटें हैं, यहाँ 294 सीटें हैं, तो इतना ज्यादा जब अंतर है और जिस प्रकार से बंगाल फैला हुआ है, अगर सुरक्षा की दृष्टि से, और कांग्रेस ने डिमांड की कि सुरक्षा की दृष्टि से, और कांग्रेस ने उसका स्वागत भी किया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि दीदी इस समय बहुत परेशान है, विचलित है, और आपने देखा जिस प्रकार से अभी आप ही के चैनल पर दिखाया जा रहा था कि किस प्रकार से टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की प्रचार की गाड़ियों से तोड़फोड़ की। इससे पहले भी टीएमसी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी की यात्रा के बीच में रुकावट डालते रहे, तोड़फोड़ किए, उनके ऊपर हमला किया। हमारे वहां के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय जी जो सारे चुनाव के दौरान पिछले कई सालों से वेस्ट बंगाल में बैठे हैं, उनके ऊपर भी लगातार थ्रेट किए गए। ठीक है बब्बर साहब, ये एक इसी पर रिएक्शन, छोटा सा रिएक्शन ले लेते हैं। टीएमसी समर्थक हमारे पास, सरकार साहब, ये क्यों, आखिर ये हमले क्यों हो रहे हैं? बीजेपी का जो रथ है उसको भी तोड़ा गया है, बीजेपी कार्यालय में जाकर टीएमसी के आप कह सकते हैं समर्थकों ने हमला किया है। तोड़फोड़ क्यों? राजनीति है, चुनाव आएंगे जाएंगे, कोई जीतेगा कोई हारेगा, जनता के लिए लोग काम करेंगे। आखिर इतनी चुनावी हिंसा क्यों है बंगाल में? देखिए, एक चीज आपको बोलना चाहते हैं, अभी बंगाल में 78,903 बूथ था, अभी 1,01,000 बूथ हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी वहां पर बूथ में पोलिंग एजेंट दे नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और इस ढंग से अगर यह क्या कर रहा है, ये नौटंकी है। भारतीय जनता खुद ही अपना गाड़ी में पत्थर मार रहा है, खुद ही तोड़ रहा है, खुद ही तोड़ ताड़ के जनता को बीच में जाके बोलना चाहता है तृणमूल किया है, और मीडिया में लाइमलाइट में आना चाहता है। सबसे बड़ा वाला मीडिया में लाइमलाइट में आना चाहता है, जिसको जन समर्थन नहीं है, जनता नाराज है। जब एक मुट्ठी धान लेके गया तो किसान लोग पूछ रहे, भाई दिल्ली सड़क में जगह किसान मर रहे हैं, खुले आकाश में लड़ रहे हैं। ठीक है सरकार साहब, सुमन अर्पण राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है, पहले उनके पास चलते हैं। सुमन, कल भी ये बात इलेक्शन कमीशन ने कही थी कि हाँ भाई वहां पर सुरक्षा चाहिए, वहां पर ज्यादा फोर्सेस चाहिए, पीसफुल इलेक्शन हो, इसीलिए 8 चरण में करा रहे हैं। हालांकि इसका ममता बनर्जी ने विरोध किया है, कहा है कि भाई केंद्र के इशारे पे ये काम हो रहा है, लेकिन ये हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कैसे देखते हैं इस हिंसा से किसको फायदा होगा? क्या इसमें भी कोई राजनीति है? क्या टीएमसी समर्थक ये मैसेज देना चाहते हैं कि टीएमसी अभी कमजोर नहीं हुई है, लड़ने की क्षमता रखती है? सुमन अर्पण जी, देखिए टंडन जी, चुनाव आयोग बिल्कुल हमेशा फ्री एंड फेयर होता है, उस पर किसी का भी दबाव नहीं होता। 2016 में आपने देखा होगा कि बंगाल में 6 चरणों में चुनाव हुई थी, और पिछले 2016 के बाद बंगाल में कितनी ज्यादा राजनीतिक हिंसा हो रही है, जैसा कि हम सभी देख रहे हैं। तो उन सारी चीजों के चलते हुए कि चुनाव आयोग ने ये निर्णय लिया कि इस चुनाव को, क्योंकि एक तो हमारे पास वैश्विक महामारी का समय है, ऊपर से इतनी बड़ी राजनीतिक हिंसा हम दिन पर दिन देख रहे हैं कि बंगाल की जो हालत है बद से बदतर होती जा रही है। बंगाल में ममता की जड़ क्यों हिल रही है? बंगाल में ममता की जड़ें कैसे हिली है? अभिषेक का जो बढ़ता कद है, प्रशांत किशोर की एंट्री है, बीजेपी मजबूत हुई है, और धार्मिक पोलराइजेशन भी हो रहा है। जी हाँ, ये 4 चीजें ऐसी हैं जो बताती हैं कि बंगाल में सियासी उठापटक कैसे हुई है,
ममता बनर्जी भी रूट और जड़ से जुड़ी हुई नेता थी, लेकिन जड़ें हिली क्यों है? क्योंकि भतीजेवाद का आरोप ममता बनर्जी पर लगा है। प्रशांत किशोर के आने से स्ट्रेटजी मेकिंग का पार्ट हुआ है, लेकिन जो की आप कह सकते हैं कोठरी के नेता थे ममता बनर्जी के, वो नाराज हैं क्योंकि बड़े फैसले प्रशांत किशोर राजनीतिक तौर पर ले रहे हैं और उनकी जिम्मेदारी ये ममता बनर्जी ने उन पर रखी है कि आप कैसे इस चुनाव को ममता बनर्जी के लिए जिताएं। तीसरा, बीजेपी मजबूत हुई है और जो पोलराइजेशन है, जिस तरीके से पोलराइजेशन हो रहा है, उससे ममता को नुकसान है। और एक और बड़ी वजह यह भी है कि अगर ओवैसी की एंट्री होती है और कांग्रेस और लेफ्ट अच्छा चुनाव लड़ते हैं, तो ये वो वोट बैंक होगा जो सीधे ममता से अलग होगा और इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को होगा। एक क्लोजिंग कमेंट ले लेता हूं वीरेंद्र बब्बर जी आपसे भी। बब्बर साहब, आखिर इतना फोकस बीजेपी का बंगाल पे क्यों है? लोग ये भी जानना चाहते हैं कि बंगाल बीजेपी के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों बिल्कुल साख दांव पर रखी जा रही है, चाहे वो गृह मंत्री हो, प्राइम मिनिस्टर हो, जेपी नड्डा हो, मिनिस्टर्स हो। बंगाल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या ममता का कद बढ़ जाएगा अगर ये चुनाव आप हार जाएंगे तो? बंगाल नहीं, प्रत्येक देश का प्रत्येक राज्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बीजेपी साफ कह रही है सरकार बनाएंगे और सोनार बंगला बनाएंगे। वीरेंद्र बब्बर जी, सुमन अर्पण, अजय अरोड़ा, संजय सरकार, इस डिबेट में आप लोग शामिल हुए इंडिया न्यूज पर, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार जब तक रिजल्ट नहीं आएंगे इंडिया न्यूज पर इसी तरीके की बहस रहेगी, हम सबको बुलाएंगे और सबसे पूछेंगे कि आखिर बंगाल में क्या हो रहा है।